हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं और उनमें संरचनात्मक भिन्नता, अंतराणिक बल तथा उनकी उत्पत्ति तथा द्रवों के विभिन्न सिद्धांत के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कि लिक्विड स्टेट क्या है। लिक्विड स्टेट को द्रव अवस्था ठोस एवं गैस के मध्य की अवस्था है जिसका आयतन निश्चित होता है तथा आकार अनिश्चित होता है। द्रव में अणुओं के बीच यथाचित आकर्षण बल होते हैं तथा इन बलों की कोटि गैस में उपस्थित बलों से लगभग 10 गुना अधिक होती है। इन्हीं बलों के कारण द्रव में अणु दूर दूर नहीं जा पाते हैं और ये बल इतने प्रबल होते हैं कि अणुओं को बांधकर स्थिर अवस्था में रख सकते हैं। द्रव में उपस्थित इन्हीं आकर्षण बलों के कारण द्रव में पृष्ठ तनाव, श्यानता, वाष्प दाब आदि गण उत्पन्न होते हैं और द्रव के अणु निरंतर विचरण करते हैं क्योंकि द्रव का अधिक घनत्व एवं असंपीड्यता होती है तथा द्रव के अणु की गतिज ऊर्जा गैसों की तरह परम ताप के समानुपाती होती है तथा ताप बढ़ने पर ऊर्जा बढ़ती है तथा अणुओं के बीच आकर्षण बल घटते हैं। वाष्प दाब का ताप के साथ बढ़ना इसी के आधार पर समझा सकते हैं। अब है कि ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था में संरचनात्मक भिन्नता क्या है। कि ठोस में अवयवी कणों की एक नियमित व्यवस्था होती है तथा इन कणों के मध्य प्रबल आणविक आकर्षण बल या आयनिक बल होते हैं। अतः इन कणों के मध्य खाली स्थान नगण्य होता है। अतः ये कण केवल कंपन गति कर सकते हैं। इसी प्रकार गैस के अणु के मध्य अंतराणुविक आकर्षण बल अत्यंत दुर्बल होते हैं जिन्हें वान डेर वाल बल कहते हैं। अतः गैस के अणु तथा इनके अणु के मध्य खाली स्थान बहुत अधिक होता है तथा गैस के अणु स्थानांतरण, कंपन और घूर्णन गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। परंतु द्रव ठोस और गैस के मध्य की अवस्था है तथा द्रव में अणु के मध्य यथाचित आकर्षण बल होते हैं तथा इन बलों की कोटि गैस में उपस्थित आकर्षण बलों से लगभग 10 गुना अधिक होती है और द्रव के अणु के मध्य रिक्त स्थान ठोस की अपेक्षा अधिक परंतु गैसों की अपेक्षा कम होते हैं। इसलिए द्रव के अणु कंपन गति और घूर्णन गति कर सकते हैं। सेकंड है अंतराणिक दूरी। ठोस में अवयवी कणों की एक नियमित व्यवस्था होती है अतः इनके कणों के मध्य रिक्त स्थान नगण्य होता है। ठोस के कणों में अंतराणिक दूरी नगण्य होती है जबकि गैस में अंतराणिक दूरी अधिक होती है तथा द्रव में ठोस से अधिक परंतु गैस से कम होती है। फिर है आकार और आयतन। गैस में अणु के मध्य खाली स्थान होने के कारण अणु में सभी प्रकार की गति संभव होती है। अतः गैस का कोई निश्चित आकार तथा आयतन नहीं होता है और ठोस में अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था होती है तथा अवयवी कणों स्थिति निश्चित होती है। अतः ठोसों का एक निश्चित आकार और आयतन होता है परंतु द्रव का निश्चित आकार नहीं होता है परंतु निश्चित आयतन होता है। नेक्स्ट है संपीड़ितता। कि एक निश्चित ताप पर दाब में वृद्धि से किसी पदार्थ के आयतन में हुई कमी और उसके प्रारंभिक आयतन का अनुपात उस पदार्थ का संपीड़ितता गुणांक कहलाता है। द्रव और ठोसों में संपीड़ितता नगण्य होती है जबकि गैसों में संपीड़ितता अत्यधिक होती है। जिसे के से डिनोट करते हैं और के बराबर -1/v डेल्टा v अपॉन डेल्टा p कांस्टेंट टेम्परेचर होता है। नेक्स्ट है विसरण। विसरण गैसों का एक प्रमुख गुण होता है। गैसों में अंतराणिक दूरी अधिक होने के कारण इनके अणुओं के मध्य खाली स्थान अधिक होता है। अतः गैसों में विसरण के लिए ग्राम ने विसरण का नियम दिया जिसके अनुसार समान ताप और समान दाब पर दी गई गैसों के विसरण का वेग उनके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस प्रकार हम ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था में संरचनात्मक भिन्नता को देख सकते हैं। नव डिस्कस अंतराण्विक बल। हम जानते हैं कि आयनिक यौगिकों में विपरीत आवेशित आयन होते हैं जो एक दूसरे से प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल से बंधे रहते हैं तथा ठोस क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। परंतु सहसंयोजक यौगिक, विशेष रूप से अध्रुवीय यौगिक भी
ठोस अथवा द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि गैसीय अवस्था में पाए जाने वाले यौगिकों भी द्रव अथवा ठोस अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। ऐसा तभी संभव होता है जब ऐसे अणु के मध्य किसी प्रकार का आकर्षण बल विद्यमान हो। चूंकि अध्रुवीय यौगिकों के गलनांक व क्वथनांक कम होते हैं, अतः अध्रुवीय यौगिकों में आकर्षण बल दुर्बल प्रकृति के होते हैं। वान डर वाल ने गैसों के आदर्श गैस व्यवहार से विचलन का कारण भी इन्हीं आकर्षण बलों को बताया, जिसे वान डर वाल बल कहते हैं, तथा इन्हीं दुर्बल आकर्षण बलों को सहसंयोजक बल भी कहते हैं। अब अंतराणी आकर्षण बलों की उत्पत्ति कि कौन कौन से आकर्षण बल हैं। एक तो द्विध्रुव द्विध्रुव पारस्परिक क्रिया या अभिविन्यास प्रभाव, सेकंड द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव पारस्परिक क्रिया या प्रेरण प्रभाव, थर्ड प्रेरित द्विध्रुव पारस्परिक क्रिया या प्रकीर्णन प्रभाव, फोर्थ आयन द्विध्रुवाकुरण आकर्षण और 5 आयन प्रेरित द्विध्रुव पारस्परिक क्रिया। तो फर्स्ट है द्विध्रुव पारस्परिक क्रिया या अभिविन्यास। ये आकर्षण बल स्थायी द्विध्रुव यौगिक रखने वाले यौगिकों में होता है, जैसे HCl, HS, हाइड्रोजन साइनाइड, SO2, अमोनिया आदि। कीसम ने इन अणुओं में अंतराणविक आकर्षण बल को समझाया। उन अणुओं में अंतराणविक आकर्षण बल को समझाया जिनमें स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है। चूंकि इनकी पारस्परिक क्रिया द्विध्रुव के अपेक्षित अभिविन्यास पर निर्भर करती है, अतः यह इसे अभिविन्यास प्रभाव भी कहते हैं। तथा दो द्विध्रुव के मध्य आकर्षण ऊर्जा E0 बराबर 2 μ⁴ 3 r⁶ kT होती है, जहाँ μ द्विध्रुव अणुओं का द्विध्रुव आघूर्ण, r द्विध्रुव अणुओं के मध्य दूरी के बोल्ट्जमान स्थिरांक तथा T परमताप है। अतः स्पष्ट है कि ऊर्जा का मान ताप पर निर्भर करता है तथा ताप बढ़ने से ऊर्जा का मान तेजी से घटता है। अतः इसमें जब दो द्विध्रुव को पास में लाते हैं तो इनमें पारस्परिक क्रिया होती है, इसे द्विध्रुव पारस्परिक क्रिया कहते हैं। सेकंड है द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव पारस्परिक क्रिया या प्रेरण प्रभाव। इसे डीबाई ने समझाया। डीबाई ने कहा कि जब किसी ध्रुवीय अणु के पास कोई अध्रुवीय अणु आता है तो ध्रुवीय अणु द्वारा अध्रुवीय अणु में द्विध्रुव बन जाते हैं, जिसे प्रेरित द्विध्रुव कहते हैं। तथा ध्रुवीय अणु तथा प्रेरित द्विध्रुव के मध्य जो आकर्षण बल होता है उसे ही द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव पारस्परिक क्रिया या प्रेरण प्रभाव कहते हैं। जैसे ये द्विध्रुव अणु है, इसके पास में अध्रुवीय अणु आया तो ये प्रेरित द्विध्रुव बन गया, पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव, ये प्रेरित द्विध्रुव बन गया और इनके बीच जो आकर्षण बल है उसे ही द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव पारस्परिक क्रिया कहते हैं। इन आकर्षण बलों का परिणाम द्विध्रुव अणु के द्विध्रुव आघूर्ण, अध्रुवीय अणु के ध्रुवित होने की क्षमता या अध्रुवीय अणु की ध्रुवणता पर निर्भर करता है। प्रेरित द्विध्रुव पारस्परिक क्रिया या प्रकीर्णन प्रभाव, जिसे लंडन ने समझाया। लंडन ने बताया कि एक परमाणु उत्कृष्ट गैस अणुओं में भी नाभिक एवं इलेक्ट्रॉनों के मध्य अनेक व्यवस्थाएं संभव होती हैं, जो अणु को कुछ क्षणिक एवं अस्थायी द्विध्रुव बना देती हैं। अतः ऐसे अस्थायी द्विध्रुव अणु जब एक दूसरे के पास आते हैं तो उनमें क्षणिक द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल लगता है, जिसे हम लंडन बल या प्रकीर्णन बल कहते हैं। अतः मुख्यतः प्रकीर्णन प्रभाव अध्रुवीय अणुओं के साथ लागू होता है तथा उत्कृष्ट गैस जो कि अध्रुवीय हैं उनमें भी ये प्रभाव मेनली लागू होता है। आयन द्विध्रुव आकर्षण। यदि कोई स्थायी द्विध्रुव, ये स्थायी द्विध्रुव है, ये आयन है, इस आयन के संपर्क में आता है तो वह द्विध्रुव अपने आप को इस प्रकार अभिविन्यासित कर लेता है कि द्विध्रुव के विपरीत आवेशित सिरे विशिष्ट आयन की ओर हो, अर्थात नेगेटिव सिरा पॉजिटिव की ओर, पॉजिटिव आयन की ओर तथा पॉजिटिव सिरा नेगेटिव आयन की ओर हो। इस प्रकार की पारस्परिक क्रिया आयन आयन पारस्परिक क्रिया से दुर्बल होती है, क्योंकि द्विध्रुव में आवेश की मात्रा कम होती है। नेक्स्ट है आयन प्रेरित द्विध्रुव पारस्परिक क्रिया।
यदि कोई आयन किसी अद्वितीय अणु के संपर्क में आता है तो वह आयन उस अणु के इलेक्ट्रॉन अभ्र को विकृत कर देता है, जिससे उस अद्वितीय अणु में प्रेरित द्विध्रुव उत्पन्न होता है। जैसे ये आयन है, ये अद्वितीय अणु के पास आएगा तो पॉजिटिव के पास में नेगेटिव पॉजिटिव, ये प्रेरित द्विध्रुव बन जाता है और इनके बीच जो पारस्परिक क्रिया होती है उसे आयन प्रेरित द्विध्रुव पारस्परिक क्रिया कहते हैं। नाउ डिस्कस द्रव्यों की संरचना विभिन्न सिद्धांत। फर्स्ट है द्रव्य गैस का विस्तारित रूप। गैसों के समान द्रव्य को भी किसी पात्र में रखा जाता है, अतः स्थिर द्रव में किसी बिंदु पर प्रत्येक दिशा में लगने वाला दाब समान होता है, जो कि गैसों का गुण भी है, अतः द्रवों को गैस के समान ही माना जाता है। तथा क्रांतिक ताप पर द्रव तथा गैस अवस्थाओं के घनत्व समान हो जाते हैं तथा इस ताप पर द्रव का व्यवहार गैस के समान हो जाता है। जैसे वान डेर वाल्स समीकरण P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस एन वी बराबर एन आर टी को वान डेर वाल्स समानित अवस्था समीकरण के रूप में लिखने पर पाई प्लस 3/5 स्क्वायर 3 माइनस 1 बराबर 8 थीटा, जहाँ पाई पी अपॉन पी से समानित दाब को 5 वी अपॉन वी से समानित आयतन को तथा थीटा टी अपॉन टी से समानित ताप को व्यक्त करता है। और ये एक सामान्य समीकरण है जो तरल पदार्थों द्रव तथा गैस के लिए समान रूप से उपयोगी है, अतः द्रव को गैस का विस्तारित रूप माना जाता है। सेकंड है बर्नौली तथा स्कॉट का सिद्धांत। बर्नौली तथा स्कॉट का सिद्धांत द्रव के अणुओं के अव्यवस्थित संकुलन पर आधारित है। इस सिद्धांत में बर्नौली ने द्रव की ठोस तथा गैस अवस्था से तुलना नहीं की है। बर्नौली ने बताया कि द्रव को मात्र अणु का एक अव्यवस्थित समूह माना, जिसमें अणु अव्यवस्थित हैं परंतु फिर भी अपेक्षाकृत पास पास हैं। इस मॉडल के अनुसार द्रव के अणु अनियमित बहुफल की आकृति बनाते हैं, जिसमें सामान्य तलों की संख्या 13 तथा तल की आकृति पंचभुजीय होती है। तथा बर्नौली के अनुसार द्रव की संरचना एक निबिड़ संकुलन प्रदर्शित करती है, परंतु संकुलन ढीला होता है। जैसे ये बहुफल की आकृति है तथा इसकी तल की आकृति क्या है, पंचभुजीय है। तथा द्रव में लघु परास व्यवस्था परंतु दिक्परास अव्यवस्था होती है। तथा द्रव अवस्था में संकुचन को आकर्षण के बल प्रभावित नहीं करते हैं, बल्कि प्रतिकर्षण के बल प्रभावित करते हैं। अतः द्रवों की संरचना में समन्वय संख्या 4 से 11 के बीच परिवर्तित होती रहती है। नेक्स्ट है द्रवों का आयरिंग सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जब किसी ठोस को द्रव में परिवर्तित किया जाता है तो उसके आयतन में 10% की वृद्धि होती है, जबकि अंतराणिक दूरी में 3% की वृद्धि होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि पूरे आयतन में द्रव के अणु होते हैं, परंतु 30% अंतराणिक दूरी में 3% की वृद्धि हुई, परंतु 3% आयतन में अणु नहीं पाए जाते हैं और यह आयतन रिक्त होता है। अतः आयरिंग ने इन रिक्त स्थानों को मुक्त आयतन की संज्ञा दी। अतः आयरिंग ने इनको मुक्त आयतन कहा। यदि Vl तथा Vs क्रमशः द्रव एवं ठोस अवस्थाओं के मोलर आयतन हो तो एक मुक्त आयतन के पास अन्य अणु का अंश होगा Vl माइनस Vs बटा Vl, अर्थात अणुओं के अंश का व्यवहार गैस के समान होगा, परंतु शेष अणुओं का अंश जो कि Vs बटा Vl है उसका व्यवहार किसके समान होगा, ठोस के समान होगा। परंतु क्रांतिक ताप पर द्रव एवं वाष्प के घनत्व समान हो जाते हैं तथा इस ताप पर द्रवों का मुक्त आयतन गैस के मुक्त आयतन के समान हो जाता है। साम्यावस्था में वाष्प का द्रव का औसत घनत्व रो लगभग स्थिर रहना चाहिए, लेकिन वास्तव में ताप वृद्धि के साथ यह थोड़ा घटता है, जिसे समीकरण रो एवरेज बराबर रो जीरो माइनस अल्फा टी से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि साम्यावस्था में वाष्प द्रव के औसत घनत्व को रिप्रेजेंट करता है, जहां रो जीरो तथा अल्फा स्थिरांक है। इस संबंध को सरल रेखीय व्यास का नियम कहते हैं तथा यह काये तथा माइथस ने दिया था। तो इस प्रकार
द्रवों के विभिन्न सिद्धांत है, जो कि द्रव गैस का विस्तारी रूप, सेकेंड है बर्नौली-स्कॉट का सिद्धांत और थर्ड है द्रवों का आयरिंग सिद्धांत।